हेलो गाइस, तो स्वागत हो गया आप लोग का हमारे एक नई और लेक्चर पे, जो कि होने वाला है क्या, लेक्चर नंबर 1 किसका, एटॉमिक स्ट्रक्चर का। तो अभी हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर चुके हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3 चैप्टर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टोटल 4 चैप्टर है। मैंने 3 चैप्टर इस चैनल पे अपलोड कर चुका है, अलग अलग लेक्चर्स में, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके। पहला चैप्टर था हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और दूसरा था हमारा क्या नाम है, स्टीरियो केमिस्ट्री, और तीसरा था केमिस्ट्री ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये तीनों चैप्टर मैंने बिट बाय बिट एकदम 100% अपना दे के और कोर्स के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा दिया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा क्या क्या चैप्टर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, केमिकल बॉन्डिंग है, ये सब है, और पीरियोडिसिटी है। ठीक है, तो अभी हमारा पहला चैप्टर आज हम लोग चालू करेंगे, जो कि कौन सा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसका पैटर्न कैसे रहेगा, पहले हम लोग पास्ट को देखेंगे, फिर प्रेजेंट को देखेंगे, फिर फ्यूचर में क्या, मतलब पास्ट यानी कि 1900 के दशा में क्या हुआ, फिर देखेंगे 1920 में क्या हुआ, फिर 1930, फिर तो इसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा ना, कि इसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, पहले हम लोग देखेंगे कि कौन कौन आया और एटम के बारे में बताया। जैसे पहले जे थॉमसन आया, फिर बोर आया, फिर रदरफोर्ड आया, जो आया। ठीक है, और हम लोग ना बीच के मतलब जो लोग इंपॉर्टेंट ना, मतलब जो जो अच्छा अच्छा चीज बताया, वो लोग को देखें 3-4। जैसे जे थॉमसन आइडिया दे दिया इसका, बीच में और लोग आइडिया दे रहे हैं, पर हमें उनसे मतलब नहीं है, वो लोग सेम ही होंगे। तो पहले जे थॉमसन का हम लोग आइडिया देख लेंगे, उसके बाद हम लोग रदरफोर्ड का आइडिया देख लेंगे, फिर हम लोग बोर का आइडिया देखेंगे, फिर हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ पढ़ेंगे। ये चैप्टर एक नंबर है, मार्वलस चीज है, मैं आपको इससे प्यार करवा दूंगा। बस आप चैनल पे नहीं हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग कैसे शुरुआत करेंगे, पहले मैं ना आपको जे थॉमसन के डिस्कवरी के बारे में बताऊंगा। ठीक है, फिर मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, रदरफोर्ड बारे में। रदरफोर्ड जो था ना, वो जे थॉमसन का चेला था, यानी कि वो स्टूडेंट था जे थॉमसन का। जैसे आप भी स्टूडेंट हो मेरे, और जे थॉमसन का स्टूडेंट कौन था, रदरफोर्ड था। वही उसका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उसको ही गलत प्रूफ कर दिया एंड ऑफ द डे में, तो वो भी आपको बताऊंगा। और हम लोग इसमें देखेंगे कि जे थॉमसन क्या आइडिया दिया, और एक तो चीज आपको रवि शास्त्री का भी सुनने रहेंगे, पास्ट इज मिस्ट्री, प्रेजेंट इज पास्ट इज मिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, लिव इन द प्रेजेंट। अभी आप प्रेजेंट को देखिए, पहले आपको पास्ट बताऊंगा, फिर फ्यूचर बताऊंगा, फिर कैसे क्या हुआ सब बताएंगे। तो हमारा पहला कौन है सर, थॉमसन मॉडल, यानी कि जे थॉमसन कौन सा मॉडल दिया। ठीक है, तो पहला क्या है सर, थॉमसन मॉडल। थॉमसन थॉमसन चाचा क्या मॉडल दिए, पहले हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग शुरुआत करते हैं। हाँ सर, तो थॉमसन मॉडल, पहले मैं आपको ना इसका इतिहास बता देता हूँ, या इसके बारे में बता देता हूँ कि क्या है। आप अपने पेन को ऐसे ड्रॉप कर लीजिए, रख दीजिए। तो थॉमसन सर क्या बताए ना सर, थॉमसन सर क्या बताए, जे थॉमसन सर, कि ना जो एटम है वो स्पेरिकल शेप का है। ठीक है, एटम क्या है, स्पेरिकल शेप का। जे थॉमसन क्या होता है, एटम क्या है सर, स्पेरिकल शेप का। ठीक है, और ना उसमें ना क्या नाम है, पूरा ना पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है, पूरा पॉजिटिव चार्ज उसको ऑक्यूपाई किया हुआ है। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज ना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके अंदर। यूनिफॉर्मली क्या है सर, डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं। हाँ सर, जैसा कि मान लीजिए ये क्या स्पेयर है। ठीक है, ये क्या सर, स्पेयर है। वाह क्या मस्त बॉलिंग बॉलिंग हो जाएगा, सॉरी मैं भी अपना टॉपिक से भूल जाता हूँ। ये क्या है सर, मस्त का स्पेयर है। ठीक है, तो जे थॉमसन क्या बोला ना, ये जो स्पेयर है, हम लोगों ने इसको अभी हाफ ऐसे काट लेते हैं। ठीक है, आपको अच्छे समझ आएगा। ये स्पेयर है, इसको मैंने 20 से चाकू से काट दिया, एटम को 20 से काट दिया। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये पार्ट मिल जाएगा। कौन सा पार्ट मिल जाएगा, ये पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, खाली है। तो जे थॉमसन क्या बोला ना, इसके अंदर ना पूरा जो मैटर भरा हुआ है, और किससे भरा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है। ठीक है, किससे भरा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज से। और नेगेटिव चार्ज ना उसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे कि यहाँ 10 के लिए एक नेगेटिव चार्ज। एक मैं आपको रफ एग्जांपल बता रहा हूँ, 10 पॉजिटिव चार्ज के लिए एक नेगेटिव चार्ज, 20 पॉजिटिव चार्ज के लिए 2 नेगेटिव चार्ज। तो मान लीजिए इसमें पूरा क्या भरा हुआ है, पॉजिटिव, और एक एक नेगेटिव इसके ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, तो जे थॉमसन ये बताया, और इसको हम लोग प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं, या वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि भाई वाटरमेलन में भी आप देखियो ना, जब आप वाटरमेलन को कट कर दोगे, तो जो उसका जो रेड पार्ट रहता है ना, एकदम मस्त रसीला वाटरमेलन, उसका जो रेड पार्ट रहता है वो हो जाएगा पॉजिटिव, और उसमें जो बीजा बीजा रहता है ना, वो हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो थॉमसन मॉडल का ऐसे था। ठीक है, तो इसका लिख लेते हैं कि ही टोल्ड दैट द एटम इज fully positive and the atom is fully positive and negative
इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट। भैया पूरा पॉजिटिव और यूनिफॉर्मली और नेगेटिव यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर ये क्या बोला, ये इसका पहला पॉइंट। इसका दूसरा पॉइंट क्या है, एटम्स आर स्पेरिकल। भैया एटम स्पेरिकल होता है भैया, इस समय तक तो होता था, जब तक जे थॉम्सन उस समय का बहुत महान साइंटिस्ट, तो बहुत सारा चीज का डिस्कवरी दे दिया था, प्रोटॉन का क्या क्या चीज का डिस्कवरी कर चुका था, तो सब इसका हाँ पे हाँ मिला रहे थे। कब तक, जब तक रदरफोर्ड जे थॉम्सन का बात को समझ के उसके एक्सपेरिमेंट को, उसके मतलब थ्योरी को, ये क्या दिया, थ्योरी दिया, एक्सपेरिमेंट नहीं दे पाया। और भैया जे थॉम्सन उसका बहुत बड़ा आदमी था। अब भैया आपको मुकेश अंबानी आके बोले कि ये पानी है, भले वो साला ये क्या नाम है, नाली के पानी को भले बोल दो अच्छा पानी है, मुकेश अंबानी बोल रहा है, तो भैया अच्छा कुछ सोच समझ के बोलता होगा, उस समय का वो हिसाब था। मतलब नहीं, इसका एग्जांपल कैसे रहेगा कि सूरज, मान लीजिए सूरज क्या स्फेरिकल शेप में, ठीक है, मुकेश अंबानी, अभी तो हम लोग को पता है स्फेरिकल शेप में सूरज के चारों तरफ से एनर्जी लाइट्स निकलते हैं, ठीक है, उस समय हम लोग को पता नहीं था, तो मुकेश अंबानी मान लीजिए बोल दिया आगे कि सूरज, एकदम इसरो का साइंटिस्ट है, बोल दिया सूरज जो है भैया वो क्या नाम है, एक तरफ ही लाइट देता है, दूसरा तरफ अंधेरा, हम लोग मान लेंगे। जब तक क्या हम लोग उसको एक्सपेरिमेंटली नहीं देखेंगे, अपने आंखों से नहीं, तब तक हमें कैसे पता चलेगा। तो जे थॉम्सन ये बोला, उस समय जे थॉम्सन को भगवान बना दिया गया था। फिर रदरफोर्ड आए, जे थॉम्सन के शिष्य, वो देखिए कि नहीं ये चीज तो गलत है, तो अभी अपना एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो जे थॉम्सन क्या बोले कि ही टोल्ड दैट द एटम इज फुली पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट, ठीक है, और एटम आर स्फेरिकल इन शेप, वो बोले कि स्फेरिकल है, ठीक है। और क्या बोले, एवरी एटम हैज ए यूनिफॉर्म मास, एवरी एटम हैज अ यूनिफॉर्म मास। तो भैया ये अभी एग्जाम में पूछे कि नहीं, लेकिन ये बताना जरूरी, तो मैं आपको एक इसको सिंपल लाइन में बता देता हूँ कि ये थॉम्सन बोले कि जो एटम है, क्या था सर, ये एटम है, एटम कौन से शेप में सर, स्पेरिकल शेप में, वो हाफ बॉल उधर, ये कौन सा शेप में सर, स्पेरिकल शेप में, ठीक है। इसको आप क्या कर दो, 20 से कट कर दो, तो इसके अंदर ना पूरा पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है और नेगेटिव यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि 10 पॉजिटिव के लिए एक नेगेटिव, ठीक है। और वो बोला एटम कौन से शेप में होता है, स्पेरिकल शेप में होता है। और क्या बोला कि एवरी एटम हैज अ यूनिफॉर्म मास, हर एटम का यूनिफॉर्म मास होता है। ये बात तो सही है भैया, हर एक एटम का अपना अपना मास होता है। तो ये, हाँ सर, तो हमारा दूसरा मॉडल क्या है, रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल। होप करता हूं आपने थॉमसन मॉडल को नोट कर लिया होगा। जे थॉमसन मॉडल उनका बस इतना ही है कि एटम स्फेरिकल शेप में होता है और वो क्या नाम है, अंदर पॉजिटिव रहता है और नेगेटिवली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, ठीक है। अब है रदरफोर्ड का मॉडल, ठीक है। रदरफोर्ड क्या करेगा ना सर, मैं आपको बता देता हूँ। रदरफोर्ड जैसे सुना कि भैया एटम तो पूरा पूरा भरा हुआ है, उसके अंदर खाली स्पेस है ही नहीं, कौन बोला, जे थॉमसन, वो तो माने गए, तो बोले चलो मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ। एक्सपेरिमेंट कैसे किया, वो ना ले लिया हीलियम का +2 पार्टिकल, यानी कि अल्फा पार्टिकल ले लिया, ठीक है। अल्फा पार्टिकल कहां से लिया वो आपको बताऊंगा। अल्फा पार्टिकल को पास करा है किससे, एटम से, ठीक है। तो एटम भैया अगर उसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज, जैसे इसके अंदर पूरा पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है, ठीक है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है पूरा, मान लीजिए, तो इससे कौन आएगा, ये इलेक्ट्रॉन टकराया, हीलियम मतलब पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल टकराया, वो रिपेल होकर वापस चल जाएगा। पर ससुरा वो देखा, क्या देखा आपको पता है, कि जो पार्टिकल्स है, यानी कि 99% ऑफ द पार्टिकल्स तो इसके अंदर से पार हो जाए। जैसे ये पार्टिकल आया, इसके अंदर से पार होकर निकल गया, दूसरा पार्टिकल आया, इधर से निकल गया, इधर से आया, इधर से निकल गया, यानी कोई रिपेल हो ही नहीं रहा है। तो इससे तो जे थॉम्सन का आइडिया फेल हो गया। तो रदरफोर्ड सर बोले कि सर आपका तो आइडिया फेल हो गया, तो इसका आपके पास क्या रीजन है। तो जे थॉम्सन सर बोले भाई मेरे को तो नहीं पता। तो इसी के कारण थॉम्सन का मॉडल ब्रेक हो गया, ठीक है। पर थॉम्सन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तभी हम लोग उनका फेलियर को पढ़ लेते हैं। भैया फेलियर से, दूसरे के फेलियर से सीखो और अपना बनाओ। अभी रदरफोर्ड भी फेल हो जाएगा, आपको बताऊंगा कैसे। तो रदरफोर्ड क्या किया ना, यहाँ से स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल्स को फेंका फेंका फेंका, मारा 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 मारा, देखा 99% ऑफ द पार्टिकल्स अलग अलग डिफ्लेक्ट हो, जैसे यहाँ पर टकराया इधर निकल गया, यहाँ पर टकराया इधर, यहाँ इधर इधर, ऊपर नीचे चारों तरफ, यानी कि रुक ही नहीं रहा। अब वो कैसे डिटेक्ट करेगा पार्टिकल निकल गया, पीछे ना जिंक सल्फाइड का सोल्यूशन पेस्ट, मतलब एक शीट लगा दिया, ठीक है, जिंक सल्फेट का शीट, यानी कि जिंक सल्फेट से जब भी कोई पॉजिटिव पार्टिकल टकराएगा ना, तो वो क्या करेगा, ग्लो करेगा। तो देखा कि साला, जैसे मैंने 10 पार्टिकल भेजा, तो उसका 99 यानी कि 9.5 पार्टिकल तो पार ही हो गया उससे, बस एक पार्टिकल उसमें से बाहर निकल गया। तो एक पार्टिकल कैसे बाहर निकला, बस वो देखा ना कि एक मान लीजिए पूरा सीधा गया। अब सेंटर में कौन रहता है, न्यूक्लियस, यानी कि उस समय तो आदमी लोगों को पता नहीं था कि न्यूक्लियस में क्या है, यानी कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है कि न्यूट्रॉन, उस समय तो पता नहीं था। तो वो बस क्या बोला
कि जो सेंटर है वहां पर एक ना बहुत बड़ा सा एक मैसिव सा पार्टिकल बैठा हुआ है जो कि ना भयंकर रिपल्सन दिखा रहा है, यानी जो पार्टिकल उसे सीधा टकरा गया ना एकदम उड़ते हुए कहाँ पहुंचाएगा, पृथ्वी लोग पार कर जाएगा, यानी कि इतना इसमें ताकत था, मजाक कर रहे हैं, मतलब टकराया तो एक ही पार्टिकल यानी कि 1 आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल बस एक रिपेल हो गया, बाकी सब चारों दिशा में फैल गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको इसका बना देता हूं, जैसे कि यहाँ पर क्या ले लिए, लीड बॉक्स ले लिए, ये क्या ले लिए, लीड बॉक्स में कौन रखा हुआ है, रेडियो एक्टिव मेटल। ये मेटल क्या है सर, रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव से पता है ना आपको, अल्फा बीटा गामा ये सब निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अलग अलग रेज निकल रहे हैं, ऐसे करके रेज निकल रहे हैं, ये रेज निकले तो ये फिर ना इसको लीड प्लेट से पास करवाए, किससे, लीड प्लेट से। अब लीड प्लेट क्या करेगा ना, सबको रख लेगा, बस अल्फा पार्टिकल, अल्फा यानी कि H2 पार्टिकल्स को यहाँ से पार करने देगा। ठीक है, तो यहाँ से ये है अपना, यहाँ पर मेटल कौन सा अपना, गोल्ड मेटल। गोल्ड क्या है, बहुत ही मैलिएबल मेटल है, तभी हम लोग इसको ले लिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है, गोल्ड फॉइल है, और यहाँ पर क्या है, जिंक सल्फाइड का वो सोल्यूशन है ZnS। ये क्या है, स्लिट है उसका, किसका सर, जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड। तो यहां से जब ये अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से H, यहाँ से अब कौन सा पार्टिकल निकला, H प्लस पार्टिकल, यहाँ से कौन सा पार्टिकल निकला, He का 2 हीलियम का +2 पार्टिकल। ठीक है, तो ये इससे टकराया और ऐसे करके निकल गया, ये इधर से आया ऐसे करके टकराया, इधर से करके निकल गया, फिर ये इधर से आया ऐसे करके निकल गया, ये इधर से आया ऐसे करके निकल गया, इधर से ऐसे करके निकल गया, ये इधर से ऐसे करके निकला। बस एक जो पार्टिकल ऐसे सेंटर से गया, यहाँ पर इससे टकराया, यहाँ पर इससे क्या नाम है, टकराया, वापस बैक आ गया, ऐसे करके इसमें ही वापस बैक, ये ऐसे आया तो ऐसे निकल गया, ऐसे आया तो ऐसे निकल गया, ऐसे आया तो ऐसे निकल गया, ये ऐसे आया तो ऐसे निकल गया, ऐसे आया तो ऐसे निकल गया, ऐसे आया तो ऐसे निकल गया। बस एक पार्टिकल जो था वही डायरेक्शन में गया, और वही डायरेक्शन में क्या हो गया सर, वापस आ गया, वही डायरेक्शन में गया और वही डायरेक्शन पे वापस आ गया। ठीक है, तो यही बोला कि सेंटर में बहुत ही बड़ा और मैसिव है, और यहाँ पर ये सब जब टकराएगा तो ये क्या करेगा, ग्लो करेगा, ये चीज क्या करेगा, ग्लो करेगा। तो अभी हम इसका अंग्रेजी लिख देंगे। तो भैया सिंपल सा एक्सपेरिमेंट क्या है सर, कि एक पार्टिकल को ले लिया, रेडियो एक्टिव मेटल को, उससे अलग अलग रेज निकल रहा है, उसमें से अल्फा पार्टिकल को ले लिया। अल्फा कौन है सर, ये सब कौन से पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं सर, अल्फा पार्टिकल होते हैं हीलियम के +2 पार्टिकल्स, यानी कि आपको क्या नाम है, हीलियम के कौन सा पार्टिकल, हीलियम के +2 पार्टिकल, यानी कि हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है सर 2, उससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो हीलियम के +2 पार्टिकल, बस उसमें कौन प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है, क्या नाम है सर, कौन प्रेजेंट है, पॉजिटिव प्रेजेंट है। हमारा भैंस यहाँ पर ये चीज से नहीं है सर कि हीलियम +2 पार्टिकल कहाँ से है, हीलियम +2 पार्टिकल यानी कि अल्फा पार्टिकल हम लोग इस गोल्ड फॉइल में मारे। हमारा काम है कि इलेक्ट्रॉन कैसे, मतलब वो पार्टिकल्स कैसे दिख रहे हैं, तो ये साला एक इधर चल गया, इधर चल गया, इधर से चल गया, इधर चल गया, यानी कि बस एक पार्टिकल जो था 1, यहां पर लिख देते हैं 1 आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल रिफ्लेक्ट बैक, 1 आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल रिफ्लेक्ट बैक हुआ। बस इस एक्सपेरिमेंट से हमें यही पता चला। अब भैया बात यहाँ पर क्या, थॉमसन सर क्या बोले थे कि पूरा तो पॉजिटिव भरा हुआ है, यानी कि एक भी पार्टिकल रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। मान लीजिए सब पार्टिकल रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए, माय बैड, सब पार्टिकल रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए, थॉमसन सर ये बोले थे। ठीक है, पर यहाँ पर क्या देखा, 99% ऑफ द पार्टिकल तो पार हो जा रहा है, यानी कि पूरा भैया एटम एम्प्टी है, बस बीच में उसका एक ऐसा पार्टिकल बैठा हुआ है जिसका आगे चलकर हम उसको न्यूक्लियस बोलेंगे, जिसमें क्या रहता है, पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पार्टिकल, और पॉजिटिव का चार्ज होता है, तभी पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करता है, और यही से हमें पता चल जाता है। तो भैया सिंपल सा क्या बोले, लीड बॉक्स ले लो, उसमें रेडियो एक्टिव मेटल को ले लो, उससे अलग अलग रेस निकलेंगे, उसमें से अल्फा पार्टिकल को पकड़ो और गोल्ड फॉइल में मारो, और मारने के बाद वो अलग अलग साइड में डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। या जिंक सल्फाइड ले लो, जब इलेक्ट्रॉन या कुछ भी इससे टकराएगा तो ये ग्लो करेगा, और देखा कि 100 में से 99 पार्टिकल तो ग्लो कर रहा है, बस एक पार्टिकल रिफ्लेक्ट हो रहा है, अभी कहां से, सेंटर से। ठीक है, तो अब करता हूं आपको ये इसका रदरफोर्ड मॉडल समझ में आ गया होगा। अब मैं इसका थोड़ा अंग्रेजी लिख देता हूं और इसका ड्रॉबैक लिख देता हूं, और रदरफोर्ड मॉडल को खत्म करेंगे। हाँ सर, तो ये रदरफोर्ड मॉडल का अंग्रेजी मैंने लिख दिया हूं कि ही फॉलोड जे थॉमसन एंड ही परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट, ही टू गोल्ड हाईली मैलिएबल, गोल्ड फॉइल को क्यों लिया सर, आप बोलो सर और कोई पॉजिटिव सिल्वर को ले लेता, जिसको भी ले लेता, कॉपर को ले लेता, पर सर गोल्ड को इसलिए लिया ना वो, गोल्ड कैन हाईली मैलिएबल, यानी कि उसको आराम से आप शीट्स में कर सकते हो ट्रांसफर, शीट्स में काट सकते हो उसको।
तभी वो गोल्ड ले लिया और he had alpha particle and he saw that 99% of the particle passed through it and only 1% reflect back and Rutherford become confused and J.J. Thomson proved wrong. यही था इसका एक्सपेरिमेंट में। लास्ट वाले स्लाइड में मैंने आपको इसका एक्सपेरिमेंट समझा दिया था और ये इसमें अंग्रेजी लिख दिया कि उसमें क्या क्या किया, ठीक है वो। अब हम लोग देखेंगे कि ये क्या समझा पाया और इसका ड्रॉबैक क्या था। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ सर, तो हमारा अब क्या, रदरफोर्ड वाज एबल टू एक्सप्लेन दैट, वो क्या एक्सप्लेन कर पाया कि वहां पर ना सर बहुत सारे खाली जगह थे बीच में, तभी जो 99% ऑफ द अल्फा पार्टिकल थे उसको पास कर गए। थॉमसन क्या बोले थे सर कि भैया पॉजिटिव पार्टिकल बहुत कम है वहां पर, इसको मत देखिए मेरे को देखिए, पॉजिटिव पार्टिकल बहुत कम है वहां पर, ठीक है। सॉरी थॉमसन क्या बोले थे सर, पॉजिटिव पार्टिकल पूरा भरे हुए, यानी कि अल्फा पार्टिकल को वापस रिफ्लेक्ट कर देना चाहिए था। पर रदरफोर्ड जब एक्सपेरिमेंट किया था देखा 99% ऑफ द पार्टिकल पास कर गए। तो पहला पॉइंट में यही लिखा हुआ और दूसरा पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि वहां पर सेंटर में भैया बहुत ही मैसिव बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तभी 1 आउट ऑफ 20,000 अल्फा पार्टिकल रिफ्लेक्ट कर जाता है, यानी कि 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल रिफ्लेक्ट कर जाता है। भैया केमिस्ट्री में आप एक तो चीज सोचिए, ये आपका हाथ है, ये किससे बना हुआ है, एटम से, मॉलिक्यूल से, इसके ये है वो फलना ढिमकाना, बहुत झमेला है। एक एटम बहुत छोटा होता है, एक एटम का साइज कितना ही -10⁻34 क्या रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें से आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे, अल्फा पार्टिकल निकालोगे, तो बहुत झमेला वाला चीज है। तभी हम लोग बहुत मैसिव कैलकुलेशन, बड़ा कैलकुलेशन करते हैं। तो यानी कि 1 आउट ऑफ 20,000 अल्फा पार्टिकल एक बीच में था पॉजिटिव, उसकी वजह से रिपेल कर गया। तो ये इसको एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब इसका ड्रॉबैक देखेंगे और हम लोग रदरफोर्ड टाटा को बाय बाय बोलेंगे। थॉमसन को उतना कुछ नहीं था तो उसमें टाइम लगा, रदरफोर्ड से थोड़ा ज्यादा दिमागदार थे तो उनमें टाइम लग रहा है। रदरफोर्ड को जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ सर जी, तो इसका ड्रॉबैक क्या है सर, ड्रॉबैक क्या है रदरफोर्ड मॉडल का कि ना, रदरफोर्ड मॉडल क्या है, इंस्टेबिलिटी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। पहला है इंस्टेबिलिटी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। भैया वो ये तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट्स में घूमते हैं और बीच में एक पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ है। तो रदरफोर्ड क्या बोल दिया ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की तरफ बाहर से फोर्स लग रहा है। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, ये क्या पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो ये बाहर तरफ क्या लगाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है अपने पाथ में तो बाहर क्या निकलेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। और ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में आपस में कौन सा फोर्स रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। रदरफोर्ड सर बोल दिए कि भैया इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है वो बाहर दे रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और अंदर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कोई भी दो चीज के पार्टिकल्स के बीच में कौन सा फोर्स रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहता है, ठीक है। तो रदरफोर्ड क्या बोल दिया, सेंट्रीफ्यूगल इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। रदरफोर्ड सर बोल दिया सेंट्रीफ्यूगल और इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों बराबर है, तभी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घूम पा रहा है, ठीक है। पर हम लोग को तो पता ही है सर, मतलब ये ना थ्योरी में बोल दे कि हाँ ऐसे होगा, पर हम लोग को तो पता ही है, ऐसे सामने साइंटिस्ट लोग बैठे हुए ऐसे रूम में, तो उनसे क्रॉस क्वेश्चन किया गया कि भैया मैक्सवेल सर, आपको तो पता है फिजिक्स हम लोग को बताता है कि इलेक्ट्रॉन जब कोई भी पाथ में घूमेगा या कोई भी ऐसे पार्टिकल, आप ऐसे घूम रहे इंफिनिटी तक हमेशा तो नहीं घूमते रहोगे आप भैया, एनर्जी लूज करते करते एक समय जाके आप न्यूक्लियस में डिपॉजिट कर ही जाओगे। जैसे मान लीजिए कि आपका ये क्या स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, हम ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे करके घूम रहे हैं, ऐसे करके एक राउंड घूमे, फिर हल्का मेरा थोड़ा रेडियस कम हुआ, फिर ऐसे करके वापस घूम गए, फिर मान लीजिए अब हम ऐसे करके ना घूम लिए, ऐसे घूम लिए, चलिए ठीक। अब मेरा पहले मान लीजिए मेरे से यहाँ पर था, फिर घूम के यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, एक समय आएगा ना कि हम इसमें कैसे घूम के ऐसे इसके अंदर ही चल जाएंगे, ऐसे इसके अंदर ही चल जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही करता है ना, वो अपने पाथ में, जैसे इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, तो ये इसका पाथ है, सॉरी, जैसे देखिए ये क्या है, पॉजिटिव है, इसका अलग अलग पाथ बना दो। यहां पर ना जगह की कमी के कारण ना हमें अपना कॉन्सेप्ट का, ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहे, तो इलेक्ट्रॉन देखिए एक ऐसे चक्कर मारा,
एक ऐसे चक्कर मारा, एक ऐसे चक्कर मारा, और अल्टीमेटली आके इसमें डिपॉजिट हो जाएगा ना भैया। इलेक्ट्रॉन कैसे घूमेगा? हवा से तो नहीं घूमेगा, उसको एनर्जी लगता है घूमने के लिए, तो एनर्जी उसको कोई दे रहा नहीं है, तो वो डिपॉजिट हो जाएगा ना एंड ऑफ द डे में। अरे भैया आप ऐसे आप मान लीजिए दिन भर मेहनत कर रहे हो, आपको रात में खाना नहीं मिलेगा तो आप दूसरे दिन उतना मेहनत कर पाओगे? नहीं कर पाओगे भैया। खाना आपको एनर्जी देता है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कौन दे रहा है? ये चीज रदरफोर्ड सर नहीं बता पाया, तो इसलिए इनका क्या हो गया? फेल हो गया। ठीक है, तो यहां पर इनका पहला फेलियर होने का कारण था कि ही कांट एक्सप्लेन व्हाई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। वो बोल दिए सर कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तभी हो रहा है, पर इसका एक्सपेरिमेंट आपके पास नहीं है। फिर यहां पर हम लोग को पता ही है कि भैया फिजिक्स के हिसाब से कि कोई भी अगर पार्टिकल किसी के अराउंड घूम रहा है तो एनर्जी लॉस करेगा तभी वो घूम पाएगा। भैया एनर्जी लॉस करेगा तभी तो घूम पाएगा, तभी क्या नाम है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तभी रदरफोर्ड का पहला ड्रॉबैक हो गया। इसको कौन एक्सप्लेन करेगा? बोर चाचा एक्सप्लेन करेंगे, वो बताएंगे कि एनर्जी होता है शेल का, ये होता है। ठीक है, तो पहले इसका क्या था? इंस्टेबिलिटी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या था सर? इंस्टेबिलिटी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ, नोट करते रहिए। दूसरा पॉइंट अभी हम लोग देखने जा रहे हैं, बस 1 मिनट का समय दीजिए हमें। समझे ना? इलेक्ट्रॉन चल जाएगा कहां पर? वहीं अंदर में घुस जाएगा, उसके अंदर में, उसके वहां पर। अरे भैया न्यूक्लियस में गलत सोचते हैं भैया आप लोग भी ना। और दूसरा क्या था सर? दूसरा पॉइंट क्या था? फेलियर ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अगर आपने 12 में एटॉमिक 11 में आपने अगर हाइड्रोजन का और किसका किसका स्पेक्ट्रा वगैरह पढ़ लिया तो आपको समझ में थोड़ा सा हिंट मिल गया होगा। नहीं पढ़ा होगा तो आपकी चीख निकल गई होगी, तो इसको मत निकालिए। मैं आपको अभी एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी समझा दूंगा। ये भैया अपने में इसको नहीं कर पाया था। सिंपल सा भैया, जब एक व्हाइट लाइट को हम लोग कोई भी मान लीजिए NaCl का सोल्यूशन से पास कर रहे हैं, तो कोई सा रेज निकल रहा है, और जैसे यहाँ पर मान लीजिए 7 रेज निकलेगा ना, VIBGYOR, विबजियोर 7। कोई भी व्हाइट लाइट को अगर हम लोग अगर मान लीजिए NaCl का क्या है? गैस है। ठीक है, गैस है। तो यहाँ पर आप मान लीजिए कि आपने व्हाइट लाइट मारा, ये है व्हाइट लाइट। ठीक है, ये है व्हाइट लाइट, ये कोई भी पार्टिकल से टकराया तो इसका कलर थोड़ी ना छुप जाएगा। इधर ये पार्टिकल से मान लीजिए प्रिज्म है, इससे टकराया तो 7 कलर्स देगा विबजियोर करके। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मान लीजिए अगर मैंने NaCl का गैस ले लिया, कि कोई भी चीज ले लिया, तो जैसे इससे पार्टिकल टकराएगा या मान लीजिए प्रिज्म ने कुछ भी है इससे निकलेगा तो 7 कलर्स ही निकलेगा ना। तो जब NaCl का गैस ले लूंगा मैं, तो उसमें क्या देखने को मिला ना कि मान लीजिए वायलेट रिलीज हुआ, ब्लू रिलीज हुआ, इंडिगो रिलीज हुआ, येलो छुप गया और रेड छुप गया। ये दोनों क्या चल गए? गायब हो गए। क्या हो गए? गायब हो गए। भूत जादू मंत्र हो गया, गायब हो गए। तो यहाँ पर बस स्क्रीन में कितने कलर आ रहे हैं? 5 कलर आ रहा है, VIBG और O आ रहा है। तो इससे पूछा गया कि सर ये क्यों हो रहा है? तो ये इसको भी नहीं बता पाया। ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। आप चैनल पे तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। तो अब करता हूं, आपको दोनों समझ में आ गया, एटॉमिक स्पेक्ट्रा और क्या नाम है, इंस्टेबिलिटी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब हम लोग देखेंगे बोर सर के एटॉमिक मॉडल को, बोर एटॉमिक मॉडल। अब इसको जल्दी से क्या कर लीजिए सर? नोट कर लीजिए। हाँ सर, तो अभी क्या है हमारा बोर एटॉमिक मॉडल। बोर एटॉमिक मॉडल का पर्पस क्या था? टू ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, और दूसरा क्या था? इट एक्सप्लेन्स द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन लाइक एटम। भैया लाइन स्पेक्ट्रा एटॉमिक स्पेक्ट्रा फेल हो गया था, तो ये इसको एक्सप्लेन करेगा, ये भी बोला। ठीक है, अब भैया बोर को आप लोग कैसे याद करोगे ना, एक तो ना स्टेपनी या फिर ये ना पढ़ा लिखा नहीं था, लिखा पढ़ा था। ये क्या बोला ना, मैं आपको सबका रीजन दे दूंगा कि भैया क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करता है, पर आप ना मुझसे ना क्यों नहीं पूछेगा। आप बस हाँ पे हाँ बोलाइएगा, मैं आपको इसका थ्योरी भी दे दूंगा, पर आप मेरे से क्यों नहीं पूछे क्यों होता है, इसका जवाब मेरे पास है पर मैं आपको नहीं दूंगा। जैसे कि भैया यही बात हो गई कि मान लीजिए आप इंजीनियर हो और आप अपने साथ आप मैकेनिकल इंजीनियर हो भैया, कार रिपेयर करते हो। ठीक है, आपके साथ कौन है? एक चेला है। आप एकदम पढ़े लिखे, V8 इंजन के बारे में आप जानते हो, और आपका जो चेला है वो आपको देख देख के सीखा है। अब गांव में हो गया एक परेशानी, गाड़ी खराब हो गया। ठीक है, गाड़ी खराब हो गया तो जैसे आपको बुलाया गया, आप बोले, आप अपना पूरा मैस वैस लगा दिया, आपसे हो ही नहीं रहा है। आपका चेला ना आपको देख देख के, उसका बुद्धि ज्यादा था, आपसे ज्यादा तेज हो गया, तो वो क्या बोलेगा ना, मैं ना इसको जरूर से सॉल्व कर दूंगा, इस कार को जरूर से बना दूंगा। पर वो एक बोलेगा, आप मेरे से क्यों नहीं पूछेगा भैया इसमें मैंने क्या किया, वो मैं नहीं बताऊंगा, बस आपको मैं कार चला के दिखा दूंगा। यहाँ पर ये यही चीज बोला। ठीक, और इसका बहुत सारे एक्सपेरिमेंट प्रूफ भी देता है, तो इसको अभी हम लोग देखेंगे। तो इसका पर्पस ये दोनों लिख लीजिए। अब हम लोग इसका पोस्टुलेट देखेंगे। हाँ सर, तो इसका पहला पोस्टुलेट क्या था सर?
द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट या फिर एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल एंड दिस एनर्जी लेवल हैव एनर्जी। भैया एनर्जी लेवल है मतलब उसके पास क्या ही होगा, एनर्जी होगा, बेसिक कॉमन सेंस। और उसका एनर्जी कितना रहेगा सर, -13.6 Z² अपॉन में n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, पर एटम। ठीक है, ये एनर्जी रहेगा किसका भैया, ये इसका क्या कॉन्स्टेंट है ये हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले बस आपको मैं इतना बता दे रहा हूं यहाँ पर कि इसका एनर्जी कितना रहेगा, -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, और Z क्या यहाँ पर क्या है, एटॉमिक नंबर, और n क्या है, नंबर ऑफ शेल, यानी कौन सा शेल पे बात हो रही है। तो भैया यहाँ पर क्या हुआ, रदरफोर्ड चाचा तो नहीं बता पाए थे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमता है, मतलब इलेक्ट्रॉन घूमता तो है पर उसका इलेक्ट्रॉन तो डिपॉजिट हो जा रहा था उसके अकॉर्डिंग, रदरफोर्ड इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो पहला बोले बोर सर क्या परेशानी है, रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट को बता नहीं पाए। हाँ तो एक काम करो, वो किसमें घूमता है, एनर्जी लेवल पे घूमता है। क्यों घूमता है, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, बस घूमता है एनर्जी लेवल, मान लो मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, एनर्जी लेवल पे घूमता है इलेक्ट्रॉन। अब उसका एनर्जी कितना है, जितना एनर्जी लेवल का एनर्जी है उतना ही इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है। मान लीजिए एनर्जी लेवल का एनर्जी है 10, तो इलेक्ट्रॉन कितना एनर्जी से घूमेगा 10, एनर्जी लेवल का एनर्जी कितना है 12, इलेक्ट्रॉन कितना एनर्जी से घूमेगा 12। क्यों मत पूछना भाई मेरे से, इसका जवाब मेरे पास नहीं है, पर हाँ घूमेगा, इसका मैं आपको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दे सकता हूं। तो बोर के अकॉर्डिंग एनर्जी क्या, -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, अब इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, इफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट इट नाइदर लॉस और गेन एनर्जी, और दूसरा और गेन एनर्जी। भैया ब्रदर दूसरा क्या है, मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तीसरा सेल में, घूम रहा है, उसका मान लीजिए एनर्जी है 10, मान लीजिए 20 है। ठीक है, तो घूमते घूमते ना एनर्जी लॉस नहीं करेगा। क्यों नहीं लॉस करेगा, अरे मेरा भाई बंधु अब हम तुमको बताते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने के स्पीड से घूम रहा है। आपको इसके पहले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि एंड दिस एनर्जी लेवल ऑफ एनर्जी, यानी कि मान लीजिए ये कौन है, ऑर्बिट है। ठीक है, रुकिए हम आपको एक तो मस्त एग्जांपल देते हैं। हाँ, वापस हमारा दुकान का बाउल, हमारा स्टेशनरी शॉप उसका बाउल, ये है एनर्जी लेवल। ये बाहर वाला क्या है सर, ये देखिए ये क्या एनर्जी लेवल है। ठीक है, ये क्या एनर्जी लेवल है, ये क्या एनर्जी लेवल, मान लीजिए इसमें घूम रहा है, ये घूम रहा है, भाई घूम रहा है तो एनर्जी लॉस हो रहा है, लेकिन ये एनर्जी लेवल के पास भी क्या है, एनर्जी है। तो जैसे लॉस हो रहा है ये इसको दे दे रहा है, इलेक्ट्रॉन ये है और ये एनर्जी लेवल है। जैसे घूम रहा है, मान लीजिए यहाँ एक लॉस हुआ तो उस समय एक दे दिया, एनर्जी लेवल के पास भी तो एनर्जी है, तभी तो उसके पास लॉस नहीं हो रहा, तभी वो जाके सेंटर पे डिपॉजिट नहीं हो रहा है। तो इससे हमारा पहला उसका ड्रॉबैक तो क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन में डिपॉजिट क्यों नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है सर, क्योंकि एनर्जी लेवल्स के पास भी एनर्जी है, वो उसको कंटिन्यूअसली एनर्जी दे रहे हैं। यानी कि जो पर्टिकुलर ऑर्बिट में वो घूम रहा है ना उसका एनर्जी का लॉस होता है ना गेन होता है। अगर हम उसको ज्यादा एनर्जी दे देंगे तो एक्साइट कर जाएगा, कम दे देंगे तो उसका अलग सीन है, तीसरा और चौथा पॉइंट में देखेंगे। तो ये दो पॉइंट को आप जल्दी से नोट कर लीजिए। पहला क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ फिक्स ऑर्बिट, और एनर्जी लेवल और उसका इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना रहेगा, जितना उस ऑर्बिट का एनर्जी रहेगा। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन अगर एक ही ऑर्बिट में घूम रहा है तो ना ही वो एनर्जी लूज करेगा ना ही वो एनर्जी गेन करेगा। अब इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ सर, तो हमारा अब क्या है, तीसरा पॉइंट, व्हेन इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल इट एमिट्स एनर्जी। भैया मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन था थर्ड सेल में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ था सर, थर्ड सेल में। इलेक्ट्रॉन को कहाँ आना है, पहला सेल में आना है। ठीक है, और आपको एक चीज मैं बता देता हूँ, आगे चल के इसको प्रूव भी करेंगे कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना ज्यादा सामने रहेगा उतने ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, आपको मैं आगे चल के इसको प्रूव करूंगा। तो आप अब यहाँ पर ये समझिए कि इलेक्ट्रॉन अगर हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा, भैया आपको पता ही है कि 3 बड़ा है 1 से, तो हायर से लोअर आएगा तो इट एमिट्स एनर्जी। अरे भैया मान लीजिए कि यहाँ पर इसका एनर्जी है 10, यहाँ पर इसका है 5। ठीक है, अगर यहाँ पर ये अगर सेल का एनर्जी 10 है, मान लीजिए रफ बता रहे, ठीक है, सेल का एनर्जी अगर 10 है तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी भी कितना है, 10 है। अगर इलेक्ट्रॉन को पांचवें वाले में आना है, यानी कि n बराबर 1 में आना है, यहाँ पर इसका एनर्जी कितना, मान लीजिए एकदम रफ बता रहे हैं, यहाँ पर एनर्जी इसका कितना है 5, यहाँ पर इसका एनर्जी कितना है 1, यहाँ पर एनर्जी इसका कितना है 10 है, और यहाँ पर एनर्जी इसका कितना है 5 है।
तो इसको जब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी 10 है और उसको किस में आना है 5 के साथ आना है, यानी कि भैया इलेक्ट्रॉन के पास 10 रुपया है, उसको अगर 5 रुपए वाले के साथ दोस्ती बनाना है तो उसको अपना 5 रुपए खर्चा करना पड़ेगा ना, नहीं तो 5 रुपए वाले उसके साथ दोस्ती नहीं करेंगे। एकदम रफ से रफ गंदा एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको कि भैया जब इलेक्ट्रॉन 10 से 5 में आते हैं तो वो एनर्जी को एमिट्स करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। अब यही रेडिएशन को हम लोग आगे चल के एटॉमिक स्पेक्ट्रा में पढ़ेंगे, आप डरिए नहीं, अब बस चैनल पे नहीं तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। तो बस यही बोल रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जाता है तो इट एमिट्स एनर्जी, और जब इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में जाता है तब उसको एब्जॉर्ब करता है एनर्जी। अरे भैया मान लीजिए यहाँ पर 5 का है, यहाँ पर 10 का है, यहाँ पर और 5 देंगे तभी तो जंप करेगा। अब ये 5 में यहाँ पर घूम रहा है, इसको 10 हासिल करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा तभी वो कूदेगा। ठीक है, कितना एब्जॉर्ब करने का, और 5 ऑब्जर्व करेगा तो कूद जाएगा। जैसे कि मान लीजिए भैया कि आपको क्या नाम है, जीवन में बड़ा आदमी बनना है। अब आप ना किसी का गाली सुन रहे ना ताना सुन रहे हैं, एकदम पापा का पैसा में ऐश कर रहे हैं, माँ का मगरमच्छ बन के बैठे हुए हैं, तो आप जीवन में कुछ कर पाएंगे? भैया सिचुएशन को, नया नया सिचुएशन को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, अपने आप को उसके हिसाब से डिजाइन करना पड़ेगा, तभी आप बड़ा आदमी बन पाएंगे। ठीक है, तो यही चीज है भैया इलेक्ट्रॉन के केस में कि अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल तो एनर्जी रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, और जब लोअर से हायर में जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। ये दोनों इसका पोस्टुलेट है। अब मैं आपको ये दोनों पॉइंट एकदम बढ़िया से समझा भी देता हूँ। ठीक है, ये पोस्टुलेट है। अभी मैं आपको हाइड्रोजन का एग्जांपल देकर समझा दूंगा, जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ सर, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है, वही से आपको समझाऊंगा मैं। वेयर वी कैन इजीली रिमूव इलेक्ट्रॉन, हम लोग कहां पर इजीली कर सकते हैं रिमूव इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, यहां पर हम लोग किसका एग्जांपल लेंगे, हाइड्रोजन का लेंगे। तो भैया सबसे पहले यहां पर बना लो पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा पहला सेल, ये हमारा दूसरा सेल, ये हमारा तीसरा सेल, ये हमारा चौथा सेल। n बराबर 1, n बराबर 2, जुम बराबर 3, जुम बराबर 4। ठीक है, तो हम लोग कहां पर भी इजीली रिमूव इलेक्ट्रॉन कैसे कर सकते हैं। तो भैया आपको एक रिलेशन पता होगा, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। भैया जिसका एनर्जी ज्यादा, जो ऑर्बिट का एनर्जी ज्यादा, वहां पर स्टेबिलिटी उतना ही कम रहेगा। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आप लोग हो हस्बैंड वाइफ या कपल हो, हस्बैंड वाइफ तो बहुत आपकी वो है, निब्बा निब्बी हो तुम लोग, निब्बा निब्बी गैंग। आप लोग क्या है, वो है, क्या नाम है आपका, आपको एक किसी के मतलब आप मान लो एकदम सीरियस रिलेशनशिप में चलो, भैया बहुत बेकार है ये सब चीज, समझ रहे हो ना, लेकिन आप मान लो एकदम सीरियस में चल रहे हो। ठीक है, उसका एनर्जी है 10, आपका एनर्जी 10, आप लोग दोनों ना 10 के एकदम मतलब ना आप ज्यादा डोमिनेट करते हो, तो आप लोग का रिलेशन अच्छा चलेगा कि आप लोग दोनों एक दूसरा का बात इजीली समझ जाते हो, या उसमें ज्यादा मगजमारी नहीं करते हो तो इजीली चलेगा आपका रिलेशन। भैया वापस से बोल रहे हैं, जैसे आप लोग हो 2 जन, ठीक है, वो इधर से चिल्ला रही है कह, अब इधर चिल्ला रहे हो पै, चला झगड़ा झाटी हो गई आप लोग के बीच में, वो चिल्ला रही है पै, आप वो समझा दो कि बाबू ऐसा नहीं करो, ये चीज खराब है, तो दोनों का रिलेशन एक नंबर चलेगा। तो भैया जहां पर एनर्जी ज्यादा वहीं पर स्टेबिलिटी कम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौन सा सेल का एनर्जी ज्यादा है, जितना ही सेल का एनर्जी है उतना ही किसका एनर्जी रहेगा, इलेक्ट्रॉन का। तो कहां पर इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव होगा, अभी हम लोग उसके बात करेंगे। तो भैया एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता ही है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है सर, -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, अभी हम लोग एनर्जी किसका, पहला सेल का बात कर रहे हैं, तो -13.6 इंटू Z² कितना है, हाइड्रोजन का 1 रहेगा। हम यहाँ पर हाइड्रोजन एटम का बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1, और ये सेल कौन सा है 1, तो ये कितना हो जाएगा सर -13.6, और E2 यानी कि सेकेंड का बात करें तो -13.6 इंटू 1/2 का स्क्वायर कितना होता है, जैसे 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें आपको दिखा रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा 4, तो इसका एनर्जी कितना आ जाएगा सर, हमारे पास आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम लोग E3 का बात करेंगे, किसका बात करें सर, E3 का बात करेंगे, E3 का, तो -13.6 इंटू 1/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ ऐसे लिख देते हैं 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना हो जाएगा सर -1.51। अब E4, ठीक है, E4 क्या है सर हमारे पास -13.6 इंटू 1/4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा -0.88, यानी कि इसका एनर्जी कितना है सर, इसका एनर्जी कितना -13.6, इसका एनर्जी कितना है सर, इसका एनर्जी सेकेंड वाले सेल का कितना है -3.4, इसका कितना है -1.5, इसका कितना -0.88। ठीक है, तो सर यहाँ पर आप देख सकते हो कि
जो चौथा सेल का एनर्जी है, जो चौथा सेल का एनर्जी ज्यादा है तीसरा से, दूसरा से, एक से, यानी कि जिसका एनर्जी ज्यादा उसका स्टेबिलिटी कम। तो इलेक्ट्रॉन भैया कौन से सेल में सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा? पहले सेल में, फिर दूसरे सेल में, फिर तीसरे सेल में, फिर चौथे सेल में। अरे भैया वापस आपको बता रहे हैं हम, यहां पर बोला कि वेयर वी कैन इजीली रिमूव इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हम लोग कहां से इलेक्ट्रॉन को इजीली निकाल सकते हैं? जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है। तो भैया जहां पर एनर्जी ज्यादा वहां स्टेबिलिटी कम, आप वहां से ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। यहां पर भैया चौथा का क्या है? -0.88। ठीक है, यहां पर एनर्जी ज्यादा है, पर आपको रिलेशन पता है, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, यानी कि जहां एनर्जी ज्यादा वहां स्टेबिलिटी कम। तो यहां से आप इजीली 4 सेल से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो। आपको इसका रीजन समझ में आ गया फाइनली, क्या कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर चल जाते हैं इलेक्ट्रॉन आराम से इजेक्ट हो जाता है। भैया वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है कि फर्स्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है? ऑब्वियसली वैलेंस सेल से, क्योंकि क्या न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से दूर है। तो आज आपको समझ में भी आ गया कि जो न्यूक्लियस है सबसे दूर वाला चौथा सेल है, मान लीजिए वैलेंस सेल ये है, तो इसका एनर्जी कितना है? -0.88 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना है? -0.88। और फर्स्ट सेल का कितना है? -13.6। भैया आपको पता ही है कि चौथा वाले से -0.88 बड़ा है -13.6 से, पर लेकिन यहां पर स्टेबिलिटी इस इलेक्ट्रॉन का बहुत कम है। क्यों? इसका एनर्जी बहुत ज्यादा है। भैया यहाँ पर ना बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। एक ये घूम रहा है 100 के स्पीड से, चौथा सेल वाला घूम रहा है 100 के स्पीड से, पहला सेल वाला घूम रहा है 10 के स्पीड से, 10 के स्पीड से, 10 के स्पीड से। आपको एक चीज बता रहे हैं, आप अगर तेज गाड़ी चलाओगे, सामने ब्रेकर रहेगा, मान लीजिए आप 100 के स्पीड से चल रहे हो, सामने में ब्रेकर है, कैसे वाला ब्रेकर है? वो वाला ब्रेकर नहीं, ऐसे वाला ब्रेकर है। ऐसे आप मारे उस पे 100 के स्पीड में, आप तो गाड़ी का इजीली रोक सकते हो कि 10 के स्पीड में तो इजीली रोक सकते हो? ऑब्वियसली 10 के स्पीड में। तो यहाँ पर 100 के स्पीड से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यहाँ पर 10 के स्पीड से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो अनस्टेबल कौन है यहाँ पर? 100 वाला अनस्टेबल है। तभी भैया वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी हो जाता है। एक और एग्जांपल देते, एक और एग्जांपल क्या देते हैं सर? जैसे कि मान लीजिए आप अपने होम टाउन में अपने माँ बाप की नजरों में, तो आप ज्यादा खुश रहोगे कि आप दूर रहोगे तो ज्यादा खुश रहोगे? ऑब्वियसली माँ बाप की नजरों के सामने रहोगे। भैया माँ बाप है तो आपको कोई कष्ट नहीं होने देंगे, सब कुछ आपका ध्यान रखेंगे, पानी, कपड़ा लत्ता, खाना पीना, सब कुछ का ध्यान देंगे। भैया आप बाहर शहर चल जाओ तो आपका ध्यान थोड़ी ना रहेगा। तभी आदमी लोग बाहर जाके बिगड़ जाते हैं। सब नहीं बिगड़ते, कोई कोई नमूने तो बिगड़ जाते हैं। तो होप करता हूं आपको ये वाला समझ में आ गया होगा कि तो यहाँ पर इसका रीजन हम लोग लिख देते हैं। क्या है सर इसका रीजन? Here it tells that it is easy to eject electron from the fourth cell than first cell because energy is and inversely proportional to stability and the energy of first cell. हाँ सर, तो इसका रीजन हम लोग क्या लिख सकते हैं कि मतलब रीजन तो आप अपने से लिख दीजिए, हम यहां लिख दे रहे हैं here it tell that it is easy to remove electron from fourth then first because energy is inversely proportional to स्टेबिलिटी। ठीक है, वापस से बता देते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन यानी कि एनर्जी, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना रहता है? जितना शेल का रहता है। तो पहला शेल का एनर्जी कितना? -13.6 और चौथा शेल कितना? -0.88। ठीक है, तो भैया आपको पता है -0.88 बड़ा एज कम्पेयर टू -13.6, तो जिसका एनर्जी ज्यादा उतना उसका स्टेबिलिटी कम, वो इतना इजीली निकल सकता है। तभी चौथा सेल का जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो ये हमें कौन समझाता है? बोर चाचा समझाते हैं। ठीक है, कहां से इलेक्ट्रॉन इजीली निकल सकता है और क्यों निकल सकता है। पहले तो हम लोग को पता ही था ना कि जो न्यूक्लियस से दूर है वो जल्दी और इजीली निकल जाता है। तो होप करता हूं आपको इसका रीजन समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको ना बस 2-3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता देता हूं। जैसे एनर्जी का तो बता दिया, 3 फॉर्मूला और बताऊंगा और हम लोग इस लेक्चर को एंड करेंगे। आप जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ सर, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? एनर्जी ऑफ सेल का फॉर्मूला है -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, दूसरा क्या है सर? रेडियस की मतलब न्यूक्लियस से कितना दूर है इलेक्ट्रॉन, तो उसका फॉर्मूला क्या है? 0.529 n² m स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तीसरा क्या है सर? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या फॉर्मूला है सर? 2.18 into 10⁸ Z अपॉन में n सेंटीमीटर पर सेकेंड। और एक फॉर्मूला सर है वेवलेंथ का, बोर वेवलेंथ
यानी कि इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा उसका वेवलेंथ क्या रहेगा, तो 1 अपॉन वेवलेंथ, इसका क्या फॉर्मूला है सर, 1 अपॉन वेवलेंथ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, 1 माइनस n1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस n2 का स्क्वायर। अब भैया n1 और n2 क्या है और वो सब क्या है, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जरूर से बताऊंगा। बस आप अभी ये चारों फॉर्मूला को नोट कर लीजिए। ये चारों फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चंस और सब कुछ, पहला फॉर्मूला के ऊपर तो मैंने आपको आज हाइड्रोजन का दिखाई दिया, और 3 फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चंस, और इसको मैं और डीपली एक्सप्लेन करूंगा किसमें, नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज हमारा क्या था, मेजरली हमारा टारगेट कि बोर, पुराने साइंटिस्ट लोग को समझ जाओ, बोर को समझा दिया, रदरफोर्ड को समझा दिया और बोर को समझा दिया। अब लोग एप्लीकेशन ऑफ बोर देखेंगे कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा को कैसे समझाया। इस चारों फॉर्मूला में हम लोग क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज हमारा इतना ही है। बस चैनल पे नहीं हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, इस लेक्चर का जरूर से नोट्स बना लो। जय हिंद, जय भारत, सबका साथ सबका विकास, यही हमारी एम है। थैंक यू।